दीपक, बहुत तेज बारिश आ रही है। घर चलो, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। रजनी, तुम जाओ, मैं ठेला कहीं सुरक्षित जगह पे रख के आता हूँ। दीपक इतना बोलता ही है, तभी अचानक तेज आंधी के कारण उसका ठेला पलट जाता है और सारी खाने पीने की चीजें नीचे गिर के नष्ट हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? इस आंधी तूफान ने तो मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। जो होना था हो गया। अब घर चलिए, तूफान बहुत तेज आ रहा है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। इतने में वहाँ एक अमीर व्यापारी धनीराम आता है। हो गया ना कल्याण, इस मौसम में तेरा ये छोटा सा ठेला ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। वैसे भी मेरी बड़ी सी दुकान के आगे तेरा ठेला रास्ते का कांटा बन रहा था। किसी की तबाही पे ऐसा हंसना नहीं चाहिए। क्या इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? व्यापार के खेल में लोग अपना फायदा ही देखते हैं। तुम दोनों के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसके बाद दीपक अपनी पत्नी रजनी के साथ भीगते हुए घर आता है। क्या हुआ बेटा, तू रो क्या रहा है? अरे बहू, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? माँ जी, ये आंधी तूफान हमारे लिए तबाही बनकर आया है। बाजार में इतनी तेज आंधी चली कि हमारा ठेला ही पलट गया। इतनी मुश्किलों से उधार लेकर ठेला जमाया था मैंने। अब कर्जदारों को क्या बोलूंगा? वे लोग मजबूरी नहीं समझेंगे, बहाना समझकर ताने मारेंगे। फिक्र मत कर बेटा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बस उस पे भरोसा रख। ऊपर वाला भी हम गरीबों के साथ ऐसा करके खुश होता है। क्यों अमीरों की छत नहीं टपकती? क्यों अमीर लोग पाई पाई के लिए नहीं तरसते? इतना बोलकर दीपक रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। माँ जी, आप दीपक की बातों का बुरा मत मानिएगा। अभी वो परेशान है ना, इसीलिए इतनी निराशा भरी बातें कर रहे हैं। बहू, मुझे दीपक की बहुत चिंता हो रही है। बेचारे ने कम उम्र में ही घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली। तब से उसने बहुत कुछ सहा है। जा बहू, उसका ध्यान रख। जी माँ जी। इतना बोलकर रजनी भी कमरे में जाती है। उनके जाते ही माँ भी मुंह लटकाए घर की दहलीज में जाकर बैठती है। तभी वहाँ दीपक के पिता आते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, चेहरे पे 12 बजाकर क्यों रखी हो? अब क्या नई मुसीबत आ गई? मुसीबत का तो ऐसा हो गया है कि एक जाति नहीं दूसरी आ जाती है। हमारे कारण बेचारे दीपक को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। हुआ क्या? कल तक तो सब ठीक था। फिर माँ पिताजी को पूरी बात बताती है। अगर वो हमारे साथ होता तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। उसकी तो बात ही मत करो। दीपक को कभी उसके बीते हुए कल का पता नहीं चलना चाहिए। आज दीपक जिस भी हाल में है, उसकी वजह वही नालायक है। आप कब तक उससे इतनी नफरत करते रहेंगे? आखिर वो हमारा अपना है। मैं अपने इस जीवन में कभी भी उसे दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। और खबरदार, जो फिर से तुमने उसकी बात छेड़ी तो। पिताजी माँ से गुस्सा होकर घर के अंदर चले जाते हैं। रात होती है, सभी उदास होने के कारण बिना खाए पिए सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही घमासान बारिश शुरू हो जाती है। दीपक उसी तेज बारिश में गांव के मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, घर पे है कि नहीं? अरे दीपक, क्या बात है? सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? काम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मुखिया जी। आपने जो उधारी में मुझे ठेला दिखाया था, वो पूरा टूट फूट गया है। एक हफ्ते पहले ही तो मैंने तुम्हें दिलाया था, इतनी जल्दी कैसे टूट गया? इतने में धनीराम पैसे लेकर वहाँ आता है। मुखिया जी, ये लीजिए दुकान का किराया। अरे वाह, एक तुम ही हो जो सही समय पे किराया देते हो। ये दीपक तो हर वक्त रोना रोने आ जाता है। जो शुरू से ही पैसों के लिए तरसे हो, उनसे और उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है। ए दीपक, अब बता भी यहाँ क्यों आया है? ठेले का दुखड़ा सुनाने तो आया नहीं होगा।
मुखिया जी, क्या आप मुझे थोड़ा और उधार दे सकते हैं? मैं आपको एक एक पैसे लौटा दूंगा, वो भी सुद समेत। मेरी क्या मति मारी गई है जो तेरी बातों में आकर फिर से उधारी दे दूं? ना रोजगार का कोई ठिकाना है, ना कोई जमीन है। पैसे क्या खाक लौटाएगा? अरे मुखिया जी, आप भी क्या इन छोटे लोगों को के मुंह लगकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं? हाँ, सही कहा तुमने। ए दीपक, अब जा, यहाँ से मुझे और भी बहुत से काम है। और हाँ, महीने की पहली तारीख को ठेले का कर भरना मत भूलना। यह सुनकर दीपक मायूसी भरा चेहरा लिए मुखिया के घर से निकल जाता है। रास्ते में आते वक्त उसे दो आदमी मिलते हैं। अरे दीपक, मैंने सुना कि तुम्हारा धंधा चौपट हो गया है। वो धनीराम पूरे गांव भर में इस बात का ढिंढोरा पीट रहा है। पता नहीं उसे मुझसे क्या दुश्मनी है। मेरा बुरा होता देखता नहीं कि खिल्ली उड़ाने लगता है। वो तो तुमसे ऐसे दुश्मनी निभाता है जैसे उसने तुम्हें अपना कट्टर दुश्मन मान रखा हो। अब पूरा गांव मेरी बदनसीबी पे हंसेगा। तुम दोनों ही बताओ मैं क्या करूं? ये रसोई वसोई में कुछ नहीं रखा है। मैं तो कहता हूँ शहर जाकर काम करो, वहाँ पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर नहीं जा सकता। घर में मैं एक लौता कमाने वाला हूँ। मैं ही चला गया तो इन सब का ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, अब जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद वे दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। फिर दीपक भी अपने घर आ जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, घर में कहीं से भी पूंजी नहीं आ रही थी, जिस कारण दीपक उदास होकर अपने कमरे में बैठा था। रजनी, मुझे लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया का सबसे बुरा पति और बेटा हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप तो बहुत अच्छे हैं, हम सबका इतना ध्यान रखते हैं। देखो ना, इतने दिन हो गए, न तो बारिश छूट रही है, न ही मैं रोजगार ढूंढ पा रहा हूँ। अभी मुश्किल समय है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। यह सब बस कहने की बातें हैं। मैं अभागा हूँ, मेरे साथ रहने वाले कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दीपक जी अपनी हिम्मत पूरी तरह से हार चुके हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दीपक जी अंदर से टूट जाएंगे। रजनी, क्या सोच रही हो? इतना मत सोचो। अब इसी गरीबी को अपना नसीब मानकर जीना होगा हमें। सब ठीक करने का साहस मेरे अंदर नहीं रहा। रात होती है, सब सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रजनी घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी दहलीज पे उसे एक पोटली रखी हुई दिखती है। अरे ये पोटली किसकी है? कौन रख कर गया होगा इसे यहाँ? बहू, इस पोटली में क्या है? तुम्हारी है क्या? नहीं माँ जी, मैं सफाई कर रही थी तभी मेरी नजर इस पर गई। पता नहीं इसके अंदर क्या है। खोलो तो सही, जरा देखे क्या है इसमें। रजनी पोटली खोलती और हैरान होकर कहती, इतने सारे पैसे! माँ जी, हमारी दहलीज पे इतने सारे पैसे रखकर कौन गया होगा? पता नहीं बहू, मैं तो खुद हैरान हूँ। चलो दीपक और तुम्हारे ससुर को इस बारे में बताते हैं। दोनों घर के भीतर जाती है। दीपक के बापू, दीपक कमरे से बाहर निकलिए। देखिए हमें क्या मिला है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रही हो? मेरी पूरी नींद खराब हो गई। आपको तो बस नींद की पड़ी है। देखिए हमें दहलीज पे क्या मिला। ऐसा भी क्या मिल गया? दिखाना जरा। ये देखिए, यह पोटली पूरी पैसों से भरी है। हे प्रभु, इतने सारे पैसे कौन रख गया? कहीं यह किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने के लिए? मुझे ऐसा नहीं लगता। दीपक, मैं क्या कहती हूँ, हम इन पैसों से अपनी रसोई फिर से शुरू करें। बिल्कुल नहीं। हो सकता है यह पैसे जिसके हो, उससे गलती से यहाँ गिर गई हो। पैसे संभाल के रख दो, जिसके होंगे वे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। अरे दीपक, अभी के लिए इसका इस्तेमाल कर लो। कमाई से जो मुनाफा होगा उसमें से हम भरपाई कर देंगे। मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं भरपाई कर पाऊंगा। इसलिए अब जिद छोड़ो, मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। रजनी पैसों की पोटली संभाल कर रख देती है। एक हफ्ते तक कोई पैसों की खोज में उनके पास नहीं आता। एक हफ्ते बाद दहलीज पे फिर से पैसों की पोटली रखी होती है। आज फिर से किसी ने पोटली रखी। मुझे लगता है कोई जानबूझकर ये कर रहा है। माँ जी, दीपक जी तो मेरी बात सुनने से रहे। क्यों ना हम दोनों ही इससे रसोई फिर से खड़ी करें।
क्या पता इस बार रसोई चल पड़े। सुझाव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर दीपक गुस्सा हो गया तो? मैं अपने घर को डूबते हुए नहीं देख सकती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। अगर पैसों के असली मालिक को पैसे वापस चाहिए होते तो वो अब तक आ जाता ना। ठीक है, फिर हम दीपक को बिना बताए कल से रसोई शुरू करेंगे। शाम हुई, माँ और पिताजी बरामदे में बैठे हुए थे। तब माँ कहती, ए जी, मुझे लगता है ये पैसों की पोटली वहीं रख रहा है। उस स्वार्थी से तुम ऐसी उम्मीद कर भी कैसे सकती हो? वो बस अपने बारे में सोचता है। भूल गई कैसे उसने हमें कितना दुख दिया। इतने साल हो गए उस बात को बीते हुए, आप अब भी उसे एक गलती के लिए क्यों कोस रहे हैं? क्योंकि उसने कोई गलती नहीं बल्कि पाप किया है। इतने में दीपक भी वहाँ आ जाता है। किसने क्या पाप कर दिया पिताजी? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस तेरी माँ से ऐसे ही बातें कर रहा था। माँ, पिताजी, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप दोनों मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, हम भला तुझसे क्या छुपाएंगे। हमारी उम्र हो रही है ना, हम कुछ भी बोलते हैं। तू हमारी बेतुकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया कर। तभी रजनी हाथ में कुछ पैसे और एक थैला लिए आती है। दीपक जी, बाजार से सब्जियां ला दो। घर पे बहुत काम है, नहीं तो मैं ही चली जाती। और हाँ, सब्जियां थोड़ी ज्यादा लाना। इतनी सारी सब्जियां खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? ये पैसे तो मैंने बचा कर रखे थे। शक कर रहे हो क्या मुझ पर? शक नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता हूँ। मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, इसलिए डर लगा रहता है कहीं तुम उस पोटली के पैसे खर्च ना कर दो। फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं बाजार से सब्जी ले आता हूँ। दीपक पैसे और थैला लेकर सब्जी लाने चला जाता है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, मानो जैसे अपना कहर बरसा रही हो। इसी बारिश में दीपक सब्जी लेकर घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में, क्यों रे दीपक, एक छाता तक खरीदने के पैसे नहीं है क्या तेरे पास? तुम्हें उससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो। अच्छा, तो हार मान ही ली तुमने। अच्छा है, अब मुझे व्यापार में कोई टक्कर नहीं देगा। हाँ, तुम जीत गए, अब खुश हो जाओ। तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया। जाओ, खुशियां मनाओ। तुझे दुखी देखकर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ मेरे भाई? क्या हुआ, मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? अच्छा, ये देख रहे हो कि गरीबी और लाचारी कैसी दिखती है? हर वक्त रोते ही रहते हो। ये नहीं कि खुद को साबित करो, कुछ करके दिखाओ। ये सब फालतू की जिद पालनी बंद कर दी है मैंने। जाओ बाजार और सारे ग्राहक तुम्हारे हुए। इतना बोलकर दीपक घर आ जाता है। अगली सुबह होते ही दीपक मजदूरी करने भरी बारिश में चला जाता है। उसके जाते ही रजनी अपनी सास के साथ रसोई में ढेर सारा खाना बनाने लगती है। आज बड़े दिनों बाद दीपक को मजदूरी का कोई काम मिला है। अभी कुछ दिन वो मजदूरी में व्यस्त रहेंगे तो हमें रसोई की फुर्सत मिल जाएगी। याद है पिछली बार दीपक ने मजदूरी की थी तो उसकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। मैं उसे फिर से बीमार लाचार नहीं देख सकती। बस कुछ दिनों की बात है माँ जी। एक बार हमारी रसोई चल पड़े, फिर उन्हें सारा सच बता देंगे। काम में तरक्की हुई तो उन्हें मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। भगवान, हमारी मेहनत का अच्छा फल देना। हम गरीबों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाना प्रभु। ऊपर वाले का नाम लेकर दोनों सास बहू खाना बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर में खाना बनकर पूरी तरह से तैयार होता है। शाम होते ही रजनी अपनी सास के साथ बाजार खाना बेचने जाती है। गरम गरम खाने की खुशबू सूंघकर ग्राहक आना शुरू होते हैं। इस ठंडे मौसम में गरम गरम खाना, वाह, आज तो शाम का अलग ही आनंद आएगा। खुशबू तो बड़ी स्वादिष्ट आ रही है। जल्दी जल्दी हमारे लिए एक एक प्लेट लगा दो। आप दोनों बैठिए, मैं अभी गरम गरम पूरी सब्जी परोसती हूँ। इसके बाद रजनी दोनों को गर्मा गर्म खाने की थाल परोसती है। दोनों बड़े चाव से खाना खाते और कहते, वाह रजनी, तुम्हारे हाथों की रसोई की तो कोई टक्कर ही नहीं कर सकता है। मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट व्यंजन कभी नहीं खाए। अब तो मैं यही आकर खाना खाऊंगा।
और बाकी लोगों को भी सलाह दूंगा कि यही से खरीदें। बाजार में बाकी लोग तो बासी पड़े हुए तेल में रसोई बनते हैं, पर तुम्हारी रसोई साफ सुथरी और पौष्टिक है। दोनों खुशी खुशी पैसे देकर चले जाते हैं। उस शाम रजनी की रसोई की इतनी तारीफ होती है कि सारा खाना एक झटके में बिक जाता है। रजनी अपनी सास के साथ घर आने लगती है। तभी रास्ते में धनीराम उन्हें मिलता है। माँ। बेटा, क्या तुमने अभी मुझे माँ कहा? धनीराम, अपनी भावनाओं पे थोड़ा काबू रख। तूने जो गलती की थी उसकी माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए अपनी पहचान छुपाए रख। क्या हुआ बेटा? चुप क्यों हो? कुछ कहो। माँ जी, यही है वो धनीराम जो हर वक्त दीपक को ताने मारता रहता है। अच्छा, तो तुम ही हो वो धनीराम। बेटा, भले ही तुम बहुत धनी हो, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपनी इंसानियत भूल जाओगे। दीपक है ही ताने सुनने के लायक। छोटी छोटी परेशानी में हार मानकर बैठ जाता है। पैसों का घमंड अच्छी बात नहीं है बेटा। देखो, आज तुम्हारे पास पैसे हैं, पर परिवार नहीं है। भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। इतना बोलकर माँ रजनी के साथ वहाँ से निकल जाती है। धनीराम उन्हें जाता देख रोते हुए खुद से कहता, माँ, काश मैं तेरे पैर पकड़कर तुझसे माफी मांग पाता। मैं कितना बदनसीब हूँ, परिवार होकर भी अनाथों की तरह जी रहा हूँ। धनीराम बारिश में भीगते हुए दुखी होकर रोता रहता है। रात होती है। दीपक थक हार कर घर लौटता है। आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। आज मैंने आपके पसंद की पूरी सब्जी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। बड़े दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पे यह चमक देख रहा हूँ। कोई खास बात है क्या? कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इतना बोलकर रजनी सबके लिए खाना लगाती है। सभी एक साथ बैठकर खुशी से खाते हैं। दिन बीतते हैं। अब रजनी की रसोई बहुत अच्छी चल रही थी। पैसे की कोई तंगी नहीं थी। बारिश भी रुक चुकी थी। एक दिन दीपक मजदूरी करने निकल रहा था। तभी रजनी घर के बाहर आकर उसे रोकती है। दीपक जी, रुक जाइए। अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है रजनी? रजनी दीपक को सारी बात बताती है। रजनी, मैंने मना किया था ना, उन पैसों को खर्च मत करना। मैंने कमाई से जो भी मुनाफा हुआ उसमें से पैसे बचाकर वापस पोटली में रख दिए। दीपक जी, अब गुस्सा थूक दो। क्या आपको दिख नहीं रहा तरक्की की मंजिल हमारे कितने नजदीक है? ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर अगली बार मुझसे छुपाकर ऐसा कोई काम मत करना। वादा रहा। अब घर चलो। दोनों घर के अंदर जाते हैं। शाम होती है। अब दीपक रजनी के साथ बाजार खाना बेचने जाने लगा था। हफ्ते का आखिरी दिन था। रात के समय एक आदमी चोरी छुपे घर की दहलीज पे पैसों की पोटली रखने आया था। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। कौन हो तुम? चेहरा दिखाओ। शोर सुनकर सभी उठ जाते हैं और वहाँ आते हैं। तभी वो आदमी अपने ऊपर से चादर हटाता है। अरे धनीराम, तुम हमारे घर की दहलीज पे इतने सारे पैसे क्यों रख रहे थे? क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। माँ, मुझे पहचाना नहीं तुमने? मैं तेरा बड़ा बेटा राजू हूँ। ये सब आखिर हो क्या रहा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। दीपक, तेरा एक बड़ा भाई भी था। तू उस वक्त बहुत छोटा था जब तेरा बड़ा भाई राजू मेरी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गया था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। जल्दी अमीर बनने के लालच में मैंने अपने अपनों को ही खो दिया था। अब तू वापस क्यों आया है? चला जा यहाँ से। हमारा बेटा खुद चलकर हमारे पास आया है। अब तो माफ कर दीजिए। इससे इतने कठोर मत बनिए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उसी का पछतावा करने के लिए मैंने अपनी पहचान बदली और इस गांव में आपके करीब रहने लगा। 12 वर्ष पहले तू घर छोड़कर गया था। तू कितना बड़ा हो गया है बेटा। तेरी शक्ल तो पहचान में ही नहीं आ रही है। इसके बाद सभी घर के अंदर आते हैं। पिताजी, अब भैया को माफ कर दीजिए।
ठीक है, पर इसे मुझसे वादा करना होगा कि अब ये हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल भी नहीं पिताजी, मैं हमेशा आप सबके साथ रहूंगा। जेठ जी, एक बात बताइए, अगर आप अपने परिवार से इतना ही प्यार करते हैं तो दीपक को इतने ताने क्यों दिया करते थे? वो इसीलिए ताकि दीपक मेरे ताने सुनकर गुस्सा हो जाए और कुछ कर दिखाने की ठान ले, पर उसने तो हार ही मान ली थी। अंत भला तो सब भला मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं। भगवान से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर सभी एक साथ बैठकर खूब बातें करने लगते हैं। महीने की पहली तारीख आती है। दोनों भाई एक साथ मुखिया के घर कर देने जाते हैं। अब दोनों मिलकर रसोई का कारोबार बखूबी संभाल रहे थे। अब न तो किसी को पैसों की कमी थी और न ही परिवार की। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।